Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। सेकेंड यूनिट में आपका टॉपिक है मेन प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको स्टडी करनी है, जिसमें से बहुत सारे सेक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है सेक्शन 6, सेक्शन 7, ओके, एंड सेक्शन 8 भी डिस्कस हो चुका है। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें अब आपके कुछ ही सेक्शंस रेस्ट हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट अब आपका है सेक्शन 9, जो कि प्रेजेंट क्लास में, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, जिसका आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, वो शो है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या है? पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज। सेक्शन 9 में ये डिफाइन किया गया है कि पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज मीन्स स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या पावर है कि उसको किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अकॉर्डिंग टू द SCRA 1956 के अकॉर्डिंग क्या क्या पावर दिए गए हैं, जिसका अकॉर्डिंगली वो लॉस को मीन्स नियम को बना सकते हैं। ठीक है, SCRA 1956 के अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि लॉस कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ईजिली बना सकता है। As per the provisions of this section, a recognized stock exchange may make bylaws for the regulation and control of contracts, subject to prior approval of SEBI. तो ये जो आपका सेक्शन 9 है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो बायलॉज मीन्स नियम और कानून बना सकता है फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स अनुबंध को रेगुलेट करने के लिए और उनको कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए कोई भी जो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो नियम बना सकता है, बट सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। लेकिन इसके लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, क्लियर है? द बाई लॉज में प्रोवाइड फॉर, अब क्या क्या लॉज हैं जिसके थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसमें किस किस चीज़ से रिलेटेड लॉ बना सकता है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द आवर्स ऑफ द ट्रेड। मीन्स जो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो मार्केट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम को डिसाइड कर सकता है, उससे रिलेटेड वो नियम बना सकता है, एंड द रेगुलेशन ऑफ द आवर्स ऑफ ट्रेड, और स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग की क्या टाइमिंग होगी, मीन्स कितने आवर ट्रेडिंग होगी उसकी सिक्योरिटीज़ की, प्रतिभूतियों का व्यापार कितने समय तक होगा, मीन्स जैसे कि आपका मॉर्निंग से इतने बजे से लेके इवनिंग 5 या 6 बजे तक ट्रेडिंग होगी। तो इस तरह का डिसाइड करने का जो काम है, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, लॉज है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को उसकी पावर दी गई है सेबी के अकॉर्डिंग कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इससे रिलेटेड लॉस को मेक कर सकता है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सारे लॉज बनाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, जो कि नेसेसरी है। बिना सेबी के, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी, अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कांट मेक एनी बाय लॉज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो बिना सेबी के अप्रूवल के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज्ड हो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी नियम नहीं बना सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द आवर्स ऑफ द ट्रेड।
मीन्स मार्केट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या होगा, ट्रेडिंग की क्या आवर्स होंगे, इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अ क्लियरिंग हाउस फॉर द पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंसेस देयर अंडर। और जो क्लियरिंग हाउस है फॉर द पीरियोडिक सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जो भी क्लियरिंग हाउस पता होगा आप लोगों को क्या होता है, क्लियरिंग हाउस में जितने भी हमारे सेटलमेंट होते हैं जो ट्रेडिंग की, वो सारे वहाँ पे प्रतिभूतियों के व्यापारों का निपटारा किया जाता है। तो जो क्लियरिंग हाउस है, जितनी भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट करनी है, इससे रिलेटेड लॉ, द डिलीवरी ऑफ एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी कब होगी या उसका पेमेंट, उसका भुगतान कब होगा, द पासिंग ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर्स को पासिस करने से संबंधित नियम, एंड द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच क्लियरिंग हाउस, और उस क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड उस क्लियरिंग हाउस को रेगुलेट करना और मेंटेन करने से भी संबंधित या रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं वो कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 में उसे ये पावर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द सबमिशन टू सेबी by the clearing house as soon as may be after each periodical settlement of all or any of the following particulars as SEBI may from time to time name। तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू जो भी सबमिशन सेबी को देनी है, क्लियरिंग हाउस को क्या क्या पीरियोडिकली सेबी को क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी होती हैं, किससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स क्लियरिंग हाउस को पीरियोडिकली अपने सेटलमेंट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या चीज़ें सेबी को सबमिट करनी होती हैं, उसमें पॉइंट्स देखिए। उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी कैरीड ओवर फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर। क्लियरिंग हाउस को सेबी को इसके बारे में नॉलेज देनी होती है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वो ट्रेडिंग प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, ओवर फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड से, मीन्स एक निपटारा समय से दूसरे सेटलमेंट पीरियड के बीच में जितनी भी सिक्योरिटीज़ का वो सेटलमेंट कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो क्लियरिंग हाउस सेबी को सबमिट करता है। ओके, नेक्स्ट आइए, द टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी contracts in respect of which have been squared up during the course of each settlement period। उसके बाद जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी है, डिफरेंट मैंने आपको बताया है कि सिक्योरिटीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो डिफरेंट जो भी सिक्योरिटीज़ की क्लास है, जो भी टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो उससे रिलेटेड भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेटलमेंट, उनके सेटलमेंट पीरियड की, ये सारी इंफॉर्मेशन भी क्लियरिंग हाउस को सेबी को फर्निश करनी होती है। ओके, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें, द टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी एक्चुअली डिलीवर्ड एट ईच क्लियरिंग। फिर एक्चुअली में रियली मीन्स वास्तव में कितनी सिक्योरिटीज़ को क्लियरिंग हाउस डिलीवर करता है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को या जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं उनको, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसे सेबी को फर्निश करनी होती है, जो भी पीरियोडिकली सेबी को उसे वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करके सेबी के पास जमा करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट है आपका, द पब्लिकेशन बाय द क्लियरिंग हाउस ऑफ ऑल और एनी ऑफ द पर्टिकुलर सबमिटेड टू सेबी अंडर द एबव मेंशन क्लास सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय सेबी इन दिस बिहाफ। इसके अलावा जितनी भी पब्लिकेशन है क्लियरिंग हाउस की, जितने भी पर्टिकुलर जितने भी मैटर्स उसने सेबी को सबमिट किए हैं, जो कि जैसे कि जो अभी आपने ऊपर डिस्कस किया, जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें भी उसे जो सेबी के डायरेक्शन से ही सेबी के बिहाफ पर इशू करेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट है आपका द रेगुलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैक ट्रांसफर्स।
मीन्स रेगुलेशन और प्रोहाइबिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ़र। तो जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जितने भी ब्लैक ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी जो लॉज होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनको प्रोहाइबिट करना, इनसे भी रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही बनाता है। ठीक है, ब्लैक ट्रांसफ़र क्या होते हैं? जो कि ट्रेडिंग, ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि टैक्स जिस पे नहीं दिया जाता है, जो कि आपकी सेबी या गवर्नमेंट के, जो कि इलीगल होती है आपकी ब्लैक ट्रांसफ़र्स। जितनी भी हमारे स्पेकुलेशंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपकी जितनी भी इलीगल ट्रेडिंग्स होती हैं, वो सारी हमारी ब्लैक ट्रांसफ़र के अंडर में आते हैं। तो इससे रिलेटेड भी इनको रेगुलेट करना, इनको प्रोहाइबिट करना, इससे रिलेटेड भी जितने लॉज होते हैं वो हमारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका द फिक्सिंग, अल्टरिंग और पोस्टपोनिंग ऑफ डेज फॉर सेटलमेंट्स। उसके अलावा जितने भी सेटलमेंट्स होंगे सिक्योरिटीज़ के, जितने भी निपटारा होंगे प्रतिभूतियों के, उसकी फिक्सिंग क्या होगी, मीन्स किस डेट पर वो सेटलमेंट होंगे, फिर उस डेट को चेंज करना अगर फर्दर ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जिस टाइम पर उस अल्टरेशन पीरियड को चेंज करना हो और या फिर पोस्टपोन करना हो, कोई ऐसी कंडीशन जिसे इस टाइम पर सेटलमेंट नहीं हो सकता है तो उसको आगे फर्दर डिले करना, उसको पोस्टपोन करना, इससे भी रिलेटेड जितने लॉज होते हैं ये आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डिटर्मिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मार्केट रेट्स इंक्लूडिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इफ एनी and conditions relating thereto and the forms of contracts in writing। उसके अलावा जितने भी मार्केट रेट्स हैं उनको डिटरमाइन करना, मीन्स उनका निर्धारण करना, देन डिक्लेयर करना, उनको घोषित करना, मीन्स बाजार में जो भी आपके रेट चल रहे हैं, जितने भी इंटरेस्ट रेट है आपकी, जो स्वैपिंग रेट है, ये सारी जो रेट्स हैं इसको भी निर्धारण करना, डिटरमाइन करना एंड देन डिक्लेयर करना, उसको घोषित करना, इंक्लूडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है स्टॉक एक्सचेंज की, इससे रिलेटेड, इस कंडीशन से भी रिलेटेड, एंड द फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग, और जो भी जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, जितनी भी डीलिंग होगी वो राइटिंग में होंगी। इन सब से भी रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो आपका स्टॉक एक्सचेंज को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को उसकी अथॉरिटी या उसका पावर दिया गया है कि इससे रिलेटेड वो लॉस वो ईजिली मेक कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है द रेगुलेशन ऑफ द एंटरिंग इनटू मेकिंग परफॉर्मेंस, रिसेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन मेंबर्स और बिटवीन अ मेंबर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंट or between a member and a person who is not a person, and the consequences of default or insolvency on the part of a seller, buyer or intermediary, the consequences of a breach or omission by a seller or buyer, and the responsibility of members who are not parties to such contracts। इसके अलावा जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो भी आपका बिटवीन मेंबर्स और बिटवीन अ मेंबर के बीच में हो सकता है। उसके अलावा जितनी भी डिफ़ॉल्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के थ्रू जो भी डिफ़ॉल्ट मेड हुआ है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, मीन्स दिवालिया, कोई भी अगर बायर या सेलर दिवालिया हो गया है या कोई भी इंटरमीडिएरी इससे रिलेटेड, एंड ब्रीच और ओमिशन बाय ए सेलर, या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से रिलेटेड या ख़त्म करने से रिलेटेड, इसकी जितनी भी लॉज होते इससे रिलेटेड, वो भी आपका पर्टिकुलर जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जिसने सेबी से प्रायर अप्रूवल लिया है वो ईजिली इससे रिलेटेड लॉज को मेक कर सकता है, मीन्स बना सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए,
The regulation of Tarawani business including the placing of limitations thereon. Regulation of Tarawani business जहाँ पर थी limitations होती है ऑर्डर को प्लेस करने का कि आप पर्टिकुलर इस टाइम पर आप इतना ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या आप इतनी ही फर्दर आप शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हो। तो तरावनी बिजनेस से भी रिलेटेड जितने रेगुलेशंस होते हैं वो भी आपका पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इससे रिलेटेड लॉस को बना सकता है। नेक्स्ट है द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, द इंक्लूजन ऑफ एनी सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग्स एंड suspension or withdrawal of any such securities and the suspension or prohibition of trading in any specified securities। इसके अलावा जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज जितनी भी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराया गया है, लिस्टिंग कराया गया है, उसकी क्या पर्पस है, विड्रॉल ऑफ सच सिक्योरिटीज़ उनमें डीलिंग करना, उसके सस्पेंशन से रिलेटेड, उनके प्रोहाइबिशन से रिलेटेड जितने भी ये सारे नियम से ये भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 SCRA 1956 के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज इससे रिलेटेड बाय लॉस को बना सकता है। ओके जितनी भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है, जितनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ हैं, लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके सस्पेंशन से रिलेटेड, डीलिंग से रिलेटेड, विड्रॉल से रिलेटेड, प्रोहाइबिशन से रिलेटेड, इन सब से भी रिलेटेड जो लॉज हैं वो आपका स्टॉक एक्सचेंज में करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड एंड प्रोसीजर for the settlement of claims or disputes including settlement by arbitration। इसके अलावा जो भी आपका सेटलमेंट, जितने भी स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने क्लेम्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी मामले हैं, जितने भी झगड़े हैं, उन सब को रिजॉल्व करना, उन सब का सेटलमेंट करना, निपटारा करना, उसका मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा उसको निपटारा करने का, देन प्रोसीजर उसकी प्रक्रिया क्या होगी डिस्प्यूट्स के निपटारा करने की, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी जितने लॉज होते हैं आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर सकता है। क्लियर इट? नेक्स्ट है आपका द लेवी एंड रिकवरी ऑफ फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज। उसके अलावा कोई अगर लेवी है, कोई टैक्स है, रिकवरी ऑफ फीस कहीं से रिकवर करना है या फीस रिकवरी की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगी, उससे रिलेटेड क्या मेथड्स होंगे उसके, फाइन्स, पेनाल्टीज़ कैसे लगेंगी, कैसे सिक्योरिटीज़ मार्केट में इलीगल डीलिंग्स में क्या क्या पेनाल्टीज़ होंगी, ओके क्या उसके प्रोसीजर होंगे, क्या तरीका होंगे, अगर आप पर्टिकुलर सिक्योरिटी में स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ करते हो तो उसकी क्या पेनल्टीज़ होगी। तो ये सबसे भी रिलेटेड जितने भी लॉज हैं आपके फाइन, फीस, पेनल्टीज़ एंड लेवी से रिलेटेड और फीस की रिकवरी से, रिकवरी ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज हैं वो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ये अब आपका द रेगुलेशन ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन एनी the regulation of the course of business between parties to contracts in any capacity। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन द पार्टीज़, जितने भी पार्टीज़ हैं हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट के, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने बायर्स हैं, सेलर्स हैं, डीलर्स हैं, इंटरमीडियरीज़ हैं, सब के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करना, ठीक है। इससे रिलेटेड भी, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे बाय लॉज है वो पर्टिकुलर जो स्टॉक एक्सचेंज है
वो आपका मेक कर सकता है। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब पार्टीज़ के बीच में जो जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो जिस भी प्रकार का हो, उन सब से रिलेटेड भी जो लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 SCRA 1956 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये पावर है कि वो उससे रिलेटेड लॉज को बना सकता है। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन 9 था। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा सेक्शन 9 में क्या क्या कहा गया है। तो ये सेक्शन 9 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में, अब इसमें हम लोग आज की क्लास में इतना ही है, सेक्शन 9 तक आज आप स्टडी करो। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे का सेक्शन पढ़ेंगे। अब इसमें 1-2 सेक्शन और हैं, 2-3 सेक्शन जो कि आपको स्टडी करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 10 स्टडी करेंगे, इसके आगे का। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। सो द क्लास इज़ ओवर।